Hi, good morning, everyone, and happy Diwali in advance. So, today we are going to have an interactive educative session on tubal blockage. What is tubal blockage? Tubal blockage is a specialized thing in infertility. It's one of the specialty of infertility where there are tubal blockages, which is also a cause of infertility. It is one of the common causes of infertility, though the most common ones are obviously ovarian dysfunctions. बट ये भी काफ़ी कॉमन कॉज है ट्यूबल ब्लॉकेज का। और ट्यूबल ब्लॉकेज की सबसे बड़ी मिथ के साथ जो हम रहते हैं वो ये कि अगर एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो उसके बाद तो ट्यूब का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेकेंड टाइम कंसीव कर रहे हैं। एंड इफ इट्स टेकिंग अ लॉन्गर टाइम यू नीड टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड बिकॉज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ ट्यूबल ब्लॉकेज इज इन्फेक्शन एंड पीआईडी, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है। उसके अंदर एक कॉज है। और पीआईडी कॉमन के साथ में इट इज अंडर डायग्नोस्ड एंड पीपल आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ, सो दे डोंट गो फॉर एनी। कुछ भी उनको पेट में दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, जो पीरियड्स के साथ ज़्यादा होने लग गया, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। और अगर रिलेशन में भी दर्द हो रहा है या फिर एक डल एक भी रह रही है बैक एक टाइप में, सो दे जस्ट इग्नोर। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ आई थिंक यूजुअल आउटलुक ऑफ फीमेल्स, कि जब तक कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती तो इतनी तो हम सही सकते हैं, थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। बट इट्स नॉट नेसेसरली कि वो दर्द सिर्फ इसीलिए हो कि बिकॉज आपको पीरियड्स आ रहे हैं एंड इट्स एन ओवुलेटरी इंड्यूस साइकिल्स की वजह से आपको पीरियड्स की वजह से डिस्मेनोरिया है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो, एंड यू नीड टू गेट टेस्टेड बिफोर वो धीरे 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 दे एक्चुअली ब्लॉक द ट्यूब्स, और ट्यूब्स में एडिशंस हो जाती हैं एंड द प्रोसेस इज टू लेट कि उसके बाद में हम नहीं कुछ कर सकते। सो हाउ इट इज यूजुअली डायग्नोज? ट्यूबल ब्लॉकेज का एक रीजन मैंने आपको बताया इन्फेक्शन। अदर रीजन इज इफ देयर इज एन हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले ही ट्यूब्स ब्लॉक्ड आ रहे हैं तो फिर टेंडेंसी है कि हो सकता है दूसरी ट्यूब भी ब्लॉक्ड हो, बिकॉज वो ट्यूब भी ब्लॉक्ड इसीलिए है कि उसमें इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन सिर्फ पीआईडी नहीं हो सकती, क्लमाइडिया भी एक तरह की पीआईडी की इन्फेक्शन है जो कि नहीं पता चलती। उसमें माइल्ड फीवर होता है, कईयों को वो भी नहीं होता, एंड इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, स्पेशली रिलेटेड टू ट्यूबल फैक्टर्स। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ ट्यूब्स और ट्यूब्स वैसे ब्लॉक्ड होना थोड़ा सा रेयर कॉजेज हैं, बट ट्यूबल ब्लॉकेजेस भी देर आर लेवल्स विच कैन बी डायग्नोज, एंड उसके बाद में आप उनको कईयों को आप खोल भी सकते हैं ट्यूब्स को। बट इट्स नॉट नेसेसरली कि वो ट्यूब ब्लॉकेज जो है खोलने के बाद भी वो उतनी ही एफिशिएंट होगी, बिकॉज द पर्पस ऑफ ट्यूब्स इज उसके अंदर ना सीलिया होता है। सीलिया इज लाइक फ्लोटिंग, जैसे आम जैसे कह लीजिए, जैसे अगर आपने खेत देखे हो लहराते हुए। सो द फंक्शन ऑफ अ सीलिया इज जैसे ही एग रिलीज होता है ओवरी से, वो ट्यूब्स की फिम्ब्रिया कैच करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द ट्यूब, जो कि मोटाइल है, जो कि हिल रही है, उसकी अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से प्लस विद सीलिया, वो एग जो है इज प्रोपेल्ड इन द ट्यूब, और वहां से फिर स्पर्म जो है वो नीचे से आता है from vagina and from cervix, uterus, and then the zygote is formed in the tubes. So अब वो जो zygote जो pregnancy बन गई एग और स्पर्म से, वो it has to go and implant in the uterus. So अब वो ट्यूब से यूट्रस में आएगी, बट वो सीलिया एक्शन से और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आएगी। अब किसी वजह से अगर ट्यूब्स की मूवमेंट नहीं हो रही, ट्यूब्स जो बिल्कुल रिजिड हो गई, जिसमें एक कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी है विच इज क्वाइट प्रेवलेंट इन इंडिया, और दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। और वो ट्यूब एक रिजिड होगी, ट्यूब जैसी हो गई, और उसमें ना तो कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, तो वो इम्प्लांटेशन जो जाइगोट है वो वही ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा। अब अगर वो ट्यूब में इम्प्लांट हो गया तो वो ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसको मैंने अभी लास्ट टाइम एक आपके साथ शॉर्ट वीडियो किया था, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी turns into an ectopic pregnancy. But this is where I'm trying to tell you. They say patients with a history of ectopic pregnancy have a higher risk of having an ectopic pregnancy again in the other tube also. Why? Because इन्फेक्शन जरूरी नहीं है एक ही ट्यूब पे लिमिटेड है, अगर वो पूरा ही आपको गई है तो दोनों ट्यूब्स के पे इफेक्टेड हो सकती है। सो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट कि ये एक फैक्टर है जो देखना है। तो बेसिकली ट्यूब्स हमें इसीलिए हेल्दी चाहिए ताकि वो जाइगोट को वहां तक लेके आ सके।
द अदर कॉजेज ऑफ ट्यूबल फैक्टर्स जो हम देख सकते हैं कि, और जो है जैसे मैंने अभी आपको ट्यूबरक्लोसिस बोला, पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी कॉमन, but then you have to understand pelvic tuberculosis. Tuberculosis is a very wide topic. We'll cover it in a later session. But just to give you a rough idea, pelvic tuberculosis is never transmitted. तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को pelvic tuberculosis है तो वो टैबू हो गया कि वो घर में नहीं रह सकता या ये है, बट डेफिनेटली pelvic tuberculosis उसकी फर्टिलिटी पे बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसकी ट्यूब्स को भी अफेक्ट करेगा, उसकी यूट्रस की लाइनिंग को भी इफेक्ट करेगा, तो वो ट्रीट होनी बहुत ज़रूरी है. इट शुड बी डायग्नोज्ड प्रीटी अर्ली. So what are the tests we get it done for a tubal factor abnormalities, or I would say tubal occlusion तो हमने लिया, but tubal dysfunction will also be a good term for it. तो द टेस्ट विच इनिशियली जो हम पहले कराते हैं वो एक HSG होता है. HSG होता है कहीं जगह पे सेलाइन सल्पिंगोग्राफी भी होता है, विच इज एन अल्ट्रासाउंड इंड्यूस, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो जाता है. और द मोस्ट कॉमनली विच इज यूज्ड इज HSG, विच इज अ काइंड ऑफ एन एक्सरे फिल्म्स वी टेक विद द डाई इंजेक्टेड थ्रू द सर्विक्स. और उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं कि ट्यूब्स कहाँ पे ब्लॉक्ड हैं, यूट्रस की कैविटी कैसी है. So we can have a rough idea, but then that is not also 100% कि अगर उसमें ट्यूबल ब्लॉकेड आ गया तो ट्यूबल ब्लॉकेड ही है, बिकॉज कई बार क्या होता है, बिकॉज इट्स अ स्लाइटली पेनफुल प्रोसीजर, हर एक की पेन टॉलरेंस इज डिफरेंट. सो द पेशेंट रिएक्ट्स इन अ वे कि वो स्पैजम में चला जाती है ट्यूब उस टाइम पे, एंड इट माइट शो फॉल्स positive reports of tubal blockage. So to rule out and to have a definite diagnosis about a tubal blockage would be to go for a laparoscopy later on, because laparoscopy will confirm a lot of findings. एक तो आपको ट्यूब्स का तो पता चलेगा ही, ट्यूबल पेटेंसी तो आप चेक कर ही लेंगे उसमें, प्लस इफ इट्स कंबाइंड विद एन हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें हम यूट्रस की कैविटी को चेक करते हैं, तो वो भी देखा जाएगा कि एवरीथिंग इज फाइन. प्लस वील बी एबल टू सी द अदर एब्डोमेन ऑल्सो, बाकी ओवरीज कैसे हैं, कहीं कुछ चिपका हुआ तो नहीं है, देर आर नो अदर लीजन्स जो कि इंडिकेट कर रही हूँ कि उसको एंडोमेट्रोसिस या कोई और क्लेमाइडल इन्फेक्शन उसके अंदर भी है. सो वो हमारे को उसमें हेल्प करता है लेप्रोस्कोपी. बट देन ऑब्वियसली इट्स एन इन्वेसिव प्रोसीजर, सो इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन थिंग टू गेट अ ट्यूबल टेस्ट. के लिए हम लेप्रोस्कोपी सीधा नहीं एडवाइस करते. अगर किसी का ब्लॉकेड आता है देन ओनली दैट पर्सन इज एडवाइज्ड to get it further, because if by chance किसी का bilateral tubal blockade है, then the patient chances of having a natural conception are quite less. In fact nil में ही आ जाते हैं, because tubal blockade में the only possibility left with that patient is an IVF, which that patient has to take a decision quickly, because इतना टाइम नहीं लगाएं कि एग की क्वालिटी भी चली जाए, ट्यूब्स तो आगे ही हमारी कॉम्प्रोमाइज है. But similarly on the other side, अगर एक ट्यूब भी पेटेंट है, which we always tell the patients with history of ectopic pregnancy, जिसमें ट्यूब्स जो है उनकी एक ट्यूब ब्लॉक थी and there was a rupture ectopic and the tube had to be removed. So with one patent tube also the pregnancy rates are good. So it's not like कि अभी एक ट्यूब है तो ही IVF करना है, और IVF, because I've seen patients who've been counseled like that. And I've seen patients who have conceived with a single tube also, and not one pregnancy, but they had two healthy pregnancies, which they already desired for that. So हम किसी को एक चीज को लिमिट करके नहीं चल सकते, but then obviously there has to be a guarded approach with such patients, and we need to evaluate them accordingly. और जो कॉजेज में आ जाता है, एक एंडोमेट्रोसिस है. एंडोमेट्रोसिस ट्यूब्स को भी इफेक्ट कर सकता है अगर वो उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाए, ओवरी के साथ में ट्यूब जुड़ जाएं. कई बार जैसे मैंने आपको PID बोला, द इन्फेक्शन इतनी ज्यादा ट्यूब से यूट्रस से जाती है कि वो ट्यूब एंड ओवरी का कंबाइंड कम्प्लेक्स बना देती है, जिसको हम बोलते हैं TO कम्प्लेक्स, ट्यूबो ओवेरियन कम्प्लेक्स, जिससे क्या है कि वो ट्यूब तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही है और वो ओवरी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है और इन्फेक्शन ज्यादा है. कई बार वो ट्यूब इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है कि वो हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाती है. हाइड्रोसेल्पिंग्स इज ट्यूब को हम सेल्पिंग्स बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है और वो फूल जाती है. ऐसी ट्यूब इवन इफ इट्स पेटेंट इट्स यूजलेस. व्हाई? बिकॉज उसमें एक्टोपिक होने का चांस है, प्लस इवन इफ इट्स पेटेंट एंड इट्स एवरीथिंग इज फाइन, हाइड्रोसेल्पिंग्स ट्यूब्स जो होती हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं. तो जब वो टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, बिकॉज वो इन्फेक्टेड ट्यूब है, तो वो जो हेल्दी प्रेगनेंसी हो रही होगी उसको इम्प्लांट नहीं होने देगी. So you might have seen many patients who've been counseled कि आपके हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं, and they've been counseled कि आप ट्यूबल क्लिपिंग करा लो, ये ट्यूब को क्लिप करवा लो, बंद करवा लो उस ट्यूब को. And I have seen many patients who have come for the second opinion also कि हम ट्यूब क्यों कराएं, हमारी ट्यूब तो ठीक है, हम क्यों ट्यूब को बंद करवा दें.
So they have been usually recommended by the IVF people who have been doing IVF regularly. And the reason behind this is only because हाइड्रोसेल्पिंग्स जो है वो कंसेप्शन में दिक्कत करेगी उसकी, तो उसके ट्यूबल ब्लॉक होने से अगर वो आईवीएफ के लिए भी जाती है, बिकॉज वो ट्यूब एनी हाउ is not good tube for a natural conception. So the conception with IVF also increases if that tube is blocked. But then we have to see the other things also जिसकी वजह से ट्यूबल फैक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है. So as does periods occur if fallopian tubes are blocked? Yes, periods do occur with fallopian tubes even if they are blocked, because tubes blocked हैं और ovaries चाहे वहां पर egg release नहीं कर रही हैं, but egg ट्यूब से यूट्रस में चाहे नहीं आ पा रहा है आफ्टर कंसेप्शन में, बट वो एग जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में ही रिलीज हो जाएगा, या फिर ट्यूब के बीच में कहीं जहां तक उसको जा सकता है वहां तक जाके वो ब्लॉकेज जहां पर है वहीं पे रिलीज हो जाएगा. बट बिकॉज कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, तो हॉर्मोन्स जो रिलीज हुए हैं विद द ओवरी ओवुलेशन वाले, वो ही आपकी यूट्रस की लाइनिंग भी प्रिपेयर करते हैं. तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी रहेगी तो क्यों नहीं, वो होगा ही. इनफैक्ट अनमेरिड गर्ल्स में 13 ईयर्स के बाद में पीरियड्स तो होते ही हैं, चाहे ट्यूब्स थोड़ी हम चेक करके देखते हैं कि ट्यूब्स है कि नहीं है. ठीक. So, what are the symptoms of tubes blockage? The interesting or the sad thing about tubal blockage is there are no symptoms. We cannot predict, as I was mentioning earlier. PID के इतने generalized symptoms हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि patient को PID है. If they are not able to see for themselves, if they are not cautious enough to find out कि हाँ मुझे पेट में दर्द रह रहा है और वो एक persistent pain lower abdomen है जो रह रहा है, and there is a pain which is radiating from lower abdomen to my back, lower back में, जो कि एक साइन में हो सकता है. बट देन एज आई हैव टोल्ड यू कि ट्यूबल ब्लॉकेज जो है ट्यूबरक्लोसिस से भी हो सकती है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. यूजुअली पेशेंट्स कम विद द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज में जो आती हैं इज दे आर नॉट एबल टू कंसीव, एंड दैट्स द टाइम वी डायग्नोज दैट दे हैव अ ट्यूबल ब्लॉकेज. Is it possible to have a normal pregnancy if there is a partial blockage in fallopian tube? As I was just telling right now कि ट्यूबल ब्लॉकेज किस लेवल पे है ये भी डिपेंड करता है. इफ इट्स एन इस्थमिक लेवल जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, जो ट्यूब और यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल उस लेवल पे पतला से में है, तो वहाँ पे ट्यूब के खुलने के चांसेस थोड़े डिफिकल्ट और प्रॉब्लमेटिक होते हैं. कई बार क्या होता है, फिम्ब्रिया जहाँ से एग को लेकर अंदर लेता है ट्यूब के अंदर, वो एक मुंह जैसे खुला होता है वैसे वाला होता है विद फिम्ब्रिया, यानी कि जैसे आई वुड से प्रॉपर वो एक जैसे माउथ खुला हो उसका और आसपास सीलिया ऐसे खुले हों, सो सूडोपोडिया जैसे होते हैं उसके, तो उससे वो ग्रैब कर लेते हैं. अगर फिम्ब्रिया ब्लॉक हो जाए, फिम्ब्रिया जो है कैन स्टिल बी ओपन और हम उसको खोल सकते हैं. सो द चांसेस ऑफ कंसेप्शन इम्प्रूव्स इफ इट्स अ फिम्ब्रियल ब्लॉकेज, बिकॉज या पार्शियल ब्लॉकेज उन केसेस में वुड बी सक्सेसफुल. What is the right age to consider doctor for infertility issues, as nowadays babies are planned late and then only the infertility issues comes to knowledge? See, this is something we really need to discuss on, because I feel जैसे हम western culture से influence होके people are ambitious, and I would say you need to be ambitious. I'm not saying you should not be, but then you have to balance your family life with it, because आप अपने आप को प्रेगनेंसी को आप इसलिए डिले करते जा रहे हैं कि अभी आपको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न जो फीमेल्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर्स. हमारे यहाँ पे ओवेरियन फेलियर्स जल्दी हैं, ओवेरियन डिसफंक्शन जल्दी हो रहे हैं, so the egg reserves are getting less. So I would say there is not a right age, but then you have to plan quickly. It should not be like आप 30-40 पे लेके बैठे हैं और 35-40 पे, then there are chances that आपके egg reserve कम हो जाएगा, and then the chances of conceiving would be less. तो वी हैव टू फिगर इट आउट. वी कैन नॉट बी लाइक कि वहाँ 40 इयर्स की फीमेल्स कंसीव कर रही हैं, वहाँ पे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. Similarly with the genetic makeups also, and plus we don't know the IVF rates they have been doing. So उसके पर जज करके किसी और पे नहीं करना चाहिए. You should balance it out. How successful is unblocking the fallopian tube? So unblocking the fallopian tube, how successful? So that is one of the questions. Is कि अगर वो tubes, अगर suppose किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई और उसने ट्यूबल
ब्लॉकेज का ऑप्शनल ट्रीटमेंट लिया फॉर फैमिली प्लानिंग, उसमें जो ट्यूब्स हैं यूजुअली वहाँ से जो उनके एंड्स होते हैं उसको काट के हम दोबारा स्टिच कर देते हैं. यूजुअली द अगर ट्यूब्स में ज़्यादा हमें कट नहीं करना पड़ा, द कंसेप्शन रेट्स आर गुड इन सच ट्यूब्स. But other tubes, because they have been blocked due to some infection, some subclinical infection or any infection, then the chances of that successful fallopian tubes are not high. I would not say not very hopeful, but then if you are very keen on getting a fallopian tube surgery done, fimbrioplasty or tuboplasty, you can go for it, but then you have to give yourself some time limit. If you, after getting a fimbrioplasty or a tuboplasty, if you don't conceive within such a time frame, you will go for an IVF procedure. What causes where a patient has two uterus? Two uterus is a very vague term because two uterus can be it can be a bicornuate uterus, or it can be a septate uterus, or it can be uterus with partial septa, और इट कैन बी यूट्रस डायडल्फस. तो ये तीन टर्म्स मैंने आपको बोले, आपको कोई समझ नहीं आए होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो बेसिकली जब यूट्रस की डेवलपमेंट होती है तो दो हॉर्न्स होते हैं, दो जैसे आप लगा लो ट्यूब्स बल्ब जा रहे हैं. दे आर सपोज टू फ्यूज एंड देन इट बिकम्स अ यूट्रस. और जब वो फ्यूज करेंगे ऑब्वियसली एक मेम्ब्रेन जो होगी जो बीच वाली है, जो जब फ्यूज हो रही है, अगर वो फ्यूज नहीं होते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पार्शियल फ्यूज होना रह जाते हैं तो वो थोड़े बाइकॉर्नुएट हो जाते हैं, यानी कि दो कॉर्नू हो गए, एक एक तरफ का कॉर्नू, एक एक तरफ का कॉर्नू. अगर वो फ्यूज हो जाते हैं पर बीच का जो सेप्टम रह गया वो डिसॉल्व पूरा नहीं होता है तो पार्शियल सेप्टा या कंप्लीट सेप्टा रह जाता है. और कई बार यूट्रस के जो ये दो हॉर्न्स मैंने जो बोला, जो दो कॉर्नोइड्स हैं, ये बिल्कुल नीचे सर्विक्स से ही अलग रह के दो अलग अलग कैविटीज बन जाते हैं, जिनको हम बोल देते हैं यूट्रस डाइडेल्फिस, यानी दो यूट्रस. So what causes में it is congenital malformation. It has nothing to be done. ये artificially नहीं होता है, ये by birth ही होगा. And usually जिनके अंदर ये malformations होती हैं उनके अंदर renal malformations, kidney malformations भी हो सकती हैं. So इन patients में इनका renal ultrasound are must. What is the cost for unblocking tubes? It depends upon what kind of blockage it is and what kind of treatment that patient requires. If that patient requires a microscopic tuboplasty, then it can be an expensive one. But with a fimbrioplasty, it might not be that. And depending upon the period of hospital stay. Usually, it is done by laparoscopy, where the centers have a good laparoscopic surgeon, or if there are places where it is done by an open surgery जैसे पहले होता था, obviously the hospital stay will vary. So एक या दो दिन से आप 3 से 4 दिन तक ले सकते हैं जो hospital stay हो सकता है. So this you need to think of. What is renal tuberculosis? Renal tuberculosis is not related to us. Renal tuberculosis is basically kidney का tuberculosis. Tuberculosis कहीं पे भी हो सकता है. Usually it's a secondary infection. Person can only conceive by IVF if the tubes are blocked. Yes, but if both the tubes are blocked and are confirmed on a laparoscopy that the tubes are blocked, then the chances of her conception, even after getting a tuboplasty done, are less as compared to going for an IVF. So patient has to balance out that cost also, because एक पहले वो surgery tubes खोलने के लिए दे और उसके बाद भी conception rates are not good, then it's better to go for a IVF straight up. Does contraception pills act as a reason for tubal blockage? No, contraceptive pills have no role for a tubal blockage, because contraception pills के साथ में वो एक्ट ही नहीं करती हैं ट्यूब्स पे, वो बेसिकली ओवरीज पे एक्ट करती हैं, इसीलिए वो ओवरीज में एनोवुलेशन कराती हैं, एग ही नहीं बनने दे रही हैं, तो ट्यूबल ब्लॉकेज का कैसे आया ना. यूजुअली द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर एनोवुलेटरीज. So I feel we have pretty much covered the tubal factor in this, and the other questions which can be with tubal factor are कि ट्यूबल फैक्टर के करने के बावजूद फिर हमारे को क्या फ़ायदा है. अगर हमने IVF ही कराना है तो हम ट्यूबल फैक्टर को क्यों हम एवेल्युएट करा रहे हैं अगर हमें HSG पे पता चल गया कि ट्यूबल्स ब्लॉक्ड हैं.
द क्वेश्चन इज दिस कि समटाइम्स जब आप लेप्रोस्कोपी में कराते हैं तो ट्यूब्स माइट नॉट बी ब्लॉक्ड और इट माइट बी अ माइल्ड ब्लॉकेज जो कि वंस वी आर डूइंग अ लेप्रोस्कोपी वी आर एबल टू ओपन अप एंड उससे ट्यूब्स खुलने के बाद में द चांसेस ऑफ कंसेप्शन इंक्रीजेस. Plus, getting a laparoscopy done in a tubal blockage patient will not only serve to confirm कि tubal blockage है कि नहीं है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि how is the abdomen, उसका बाकी जो सारे organs हैं जो कि ovaries और ट्यूबो ओवेरियन रेशो मतलब जो उनकी है वो कैसी है, कंफर्मेशन, यूट्रस कैसा है, कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है उसके ऊपर, वो भी हमें थोड़ा बेटर पता चलता है. एंड इफ देयर इज अ फाइब्रॉइड जो कि सब सीरियस है तो हम उसको भी उस टाइम पे रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट लेप्रोस्कोपी सर्जरी. Plus, if we are doing a hysteroscopy with it, then we can get a tissue for pelvic tuberculosis का टेस्ट करने के लिए हम endometrial sampling ले सकते हैं और उस सैंपल से हम उसका ट्यूबरक्लोसिस का वो भी रूल आउट कर सकते हैं कि ये जो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं इसमें कहीं उनको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है जिसकी वजह से वो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो ये भी हमें पता चल जाता है. I think I've pretty much covered the topic, and though the topic is quite vast, but you will have some basic idea why tubal factor is important and why PID needs to be of prime importance. और आपको अपनी health के लिए you need to be aware of, and you need to go and consult your doctor if you have any of these symptoms. Thank you, everyone, and have a safe Diwali.